नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल, जिसका नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है त्रिश वसुंधरा। और त्रिश वसुंधरा YouTube चैनल पहले भी आपको वीडियोज दे चुका है और अब फिर आपको लगातार वीडियोज देने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि कल हमने आप लोगों को सिलेबस बताया था, उस सिलेबस को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी सामान्य साथियों का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगती हो, आज से हम आपको क्लास देना शुरू करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, अगर आपको वास्तविकता लगे कि ये क्लास अच्छी है और हमारे लिए हेल्पफुल होगी, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलेंगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड सब कुछ होगा आपके सामने। चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं आप लोगों के सामने इसी पर जो हमने आपको टॉपिक्स कल पढ़ाए थे, उनमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, हिंदी में जिसको आप बोलते हो भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, इस चैप्टर के अगर टॉपिक की बात की जाए तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा साथियों कि इस चैप्टर में दो टॉपिक मिले हुए हैं। कौन कौन से दो टॉपिक हैं? तो एक तो है आपका फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा आपका क्या है, मेजरमेंट। आपको दोनों को समझना है। इस फिजिकल वर्ल्ड वाले को ये केवल और केवल थ्योरी के बेस्ड पर, केवल थ्योरेटिकल पार्ट होगा आपका, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होगा। आप IIT JEE मेंस या अदर्स जो भी मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई आपके एग्जाम होंगी, कंपटीशन की जो एग्जाम होंगी, उनमें फिजिकल वर्ल्ड वाले से आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कोई न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। तो आपको न्यूमेरिकल फिर कहाँ से मिलेंगे, या जो जरूरी पोर्शन है वो कौन है? तो इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट, मापन। इस मापन से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ना पढ़ना, ये भी पढ़ना है, लेकिन ये समझ लेना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पहुँचना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे इन चीज़ों को ध्यान से। तो देखिए, फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही, तो आपको वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। समझने योग्य, ये चैप्टर तो केवल समझने योग्य है, थ्योरी बेस्ड होगा, तो समझना ही आपको इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं करना। तो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड जिसको आप लोग दुनिया भी बोलते हो, तो आज हम दुनिया की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे। किस प्रकार की ये दुनिया होती है, कितने प्रकार की ये दुनिया आपको देखने को मिलती है। तो ये दुनिया आपको हम बता दें कि ये दो प्रकार की देखने को मिलती है। ये दुनिया जो आपको देखने को मिलेगी, ये दो प्रकार की दुनिया होती है। आप कहोगे कि कौन कौन सी दो प्रकार की दुनिया होती है? तो ये जो दुनिया होती है, ये दो प्रकार की दुनिया होती है। एक अंदर की दुनिया और दूसरी बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया कौन सी है? तो किसके अंदर की दुनिया? तो हम आपको बता दें कि आपके अंदर की दुनिया, वर्ल्ड इनसाइड टू अस, अर्थात हमारे अंदर की दुनिया। एक हमारे अंदर की दुनिया और एक
हमारे बाहर की दुनिया, वर्ल्ड आउटसाइड टू अस, वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको ये जो दुनिया देखने को मिलती है, ये दो प्रकार की दुनिया देखने को मिलती है। एक वह दुनिया है जो हमारे अंदर की दुनिया है, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड इनसाइड अवर बॉडी, द वर्ल्ड इनसाइड अवर बॉडी, जिसको आप अंदर की दुनिया बोलते हो। और दूसरी दुनिया क्या है, हमारे के बाहर, हमारी बॉडी के बाहर चारों तरफ की दुनिया। दोनों दुनिया में कुछ न कुछ अंतर होता है। तो जी हाँ, इसमें बहुत कुछ अंतर होता है। हमारे अंदर की जो दुनिया है वो हमको क्या बताती है, हमारे अंदर की दुनिया ये बताती है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हम कैसा सोचते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, हम किस प्रकार से अपने आप को नॉलेज, किस प्रकार से नॉलेज को ग्रहण करते हैं, नॉलेज कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कितनी क्षमता के साथ नॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितनी क्षमता के साथ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारी दुनिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर काम करती है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है हमारे बाहर की जो आर्ट्स हैं, हमारे अंदर की जो आर्ट है और हमारे अंदर जो कलाएं छिपी हुई हैं, हमारे अंदर जो कलाएं छिपी हुई जो आर्ट्स है और हमारे अंदर जो नॉलेज है, इन सबको हमने बना लिया कि ये हमारे अंदर की दुनिया है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये हमारे अंदर की दुनिया है। एक दुनिया वो है जो हमारे अंदर नहीं है, जो बाहर है, जिस दुनिया को हम सेंस करते हैं, जिस दुनिया को सेंस करने के लिए हमारे अंदर, हमारे बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर को हम हिंदी भाषा में ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। सेंसर लगे हुए हैं, जिन सेंसर के आधार पर हम इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी, और एक वर्ल्ड कौन सा है, वर्ल्ड इनसाइड टू अवर बॉडी। तो ये दुनिया दो प्रकार की हो गई, एक हमारे शरीर के अंदर की और एक हमारे शरीर के बाहर की। हमारी बॉडी के चारों तरफ की दुनिया, हमारे बॉडी के आसपास चारों तरफ की दुनिया, इसको क्या बोल लेंगे, वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी। तो देख लेना, ये दुनिया में हमारे बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे आपको पता होगा आंख, हम अपने बॉडी के आउटसाइड में देखते हैं। जैसे हमने देखा ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ से देखा। तो ये देखने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, जिस सेंसर को हमने नाम दे रखा है आंख, जिस ज्ञानेंद्रिय को हमने नाम दे रखा है आंख, अर्थात जिसको आई भी बोला जाता है। तो ये इसका काम करता है। दूसरा, और जैसे दूसरा सेंसर लगा हुआ है कान, जो किसका काम करता है, ये साउंड को एडप्ट करने का काम करता है, साउंड को समझने की कोशिश करता है। हमारे आसपास कहीं भी वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है और हम उसको सुन सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन हुआ है। तो इन पूरी चीजों को समझने के लिए एक सेंसर काम करता है, जिसका नाम है ईयर, कान। इसी प्रकार से आप लोगों को पता होगा नाक भी एक सेंसर है, जिसका काम है सूंघने का, ये सूंघने का काम करता है। आंख, कान, नाक। एक चीज और आती है जिसका नाम है स्किन, जिसको आप त्वचा भी बोलते हो हिंदी में इसको त्वचा बोला जाता है, वैसे इसको स्किन कहा जाता है। कोई भी वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है, कोई भी वस्तु ठंडी कब है, गर्म कब है, तो किसी भी वस्तु की गर्माहट, गर्म और ठंडा होने की पहचान अगर हमें किसी से होती है तो वो किससे होती है, त्वचा से होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा साथियों कि स्किन क्या काम करती है, स्किन हमें ऊष्मा की पहचान कराती है। स्किन के बाद एक और, आंख, कान, नाक, स्किन। जैसे कि एक सेंसर और है जीभ।
टंग, जीभ। जीभ का क्या काम होता है? जीभ ये देखती है, जीभ से क्या करता है कि कोई भी चीज कड़वी है या कोई भी चीज मीठी है। तो जीभ का जो स्वाद होता है, तो जीभ का काम होता है कि ये क्या काम करेगी, ये आपको स्वाद की पहचान करेगी। तो हमारे आसपास क्या यही चीजें तो मिलती हैं जिन चीजों को हम सेंस करते हैं, और सेंस करने के लिए हमारी बॉडी में क्या लगे हुए हैं, सेंसर। जिन सेंसरों के नाम हमने यहाँ पर रखे, ये 5 सेंसर ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग हम आउटसाइड, जो वर्ल्ड हमारे आउटसाइड है, हमारी बॉडी के आउटसाइड है, उस वर्ल्ड की एक एक प्रकार की जानकारी को समझते हैं, लिखते हैं, इन चीजों को हम सोचते भी हैं। तो इस प्रकार से ये चीज, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को हमने क्या नाम दे रखा है कि ये जो हमारी है, ये बाहर की दुनिया है। ये जो दुनिया है, ये बाहर की दुनिया है। इस बाहर वाली दुनिया को हम क्या कहते हैं, ये अंदर वाली दुनिया हो गई। तो हम जो पढ़ने के लिए जा रहे थे उसका नाम क्या हो, सभी चीज का पूरा एक ही मतलब है। हम फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ रहे थे, पहले हमको समझना है कि ये फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। तो यहीं से हमने परिभाषा बना ली। क्या परिभाषा बना ली फिजिकल वर्ल्ड की? फिजिकल वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं, तो देख लेना कि फिजिकल वर्ल्ड किसको कहा जाता है। फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वर्ल्ड, द वर्ल्ड outside to our body, the world outside to our body which can be sense, जिसको समझा जा सके। हमारी बॉडी के बाहर, हमारी बॉडी के बाहर का पूरा वर्ल्ड, जो कुछ भी चीजें हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जिसको सेंस किया जा सके। सेंस किसके अकॉर्डिंग किया जा सके? तो सेंस किया जा सके हमारे अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर जिसको हम सेंस कर पाते हैं, वो सब का सब वर्ल्ड। जैसे हम सब कुछ देख रहे होते हैं तो हमारी एक सेंसर काम करता है जिसका नाम है आंख। हम कभी सूंघ रहे होते हैं किसी स्मेल को, हम क्या काम करते हैं, कोई स्वाद टेस्ट ले रहे होते हैं। तो ये सब के सब क्या लगे हुए हैं, सेंसर, विच कैन बी सेंस, इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ये वर्ल्ड जो है, इस वर्ल्ड को हम बोल देते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड है। समझ आई बात? द वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी विच कैन बी सेंस, द वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी विच कैन बी सेंस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। इस सब को क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। और इसी फिजिकल वर्ल्ड को हमको समझना है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी बढ़ाना है। और ये जानकारी बढ़ाने का काम कौन करते हैं, ये जो है हमारे सेंसर, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये काम करती हैं इस पर। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? द वर्ल्ड आउटसाइड टू अवर बॉडी विच कैन बी सेंस, जिसको समझा जा सके, वही क्या है, वही ये सब कुछ है फिजिकल वर्ल्ड, वही फिजिकल वर्ल्ड है। तो चलिए फिजिकल वर्ल्ड, और इसी फिजिकल वर्ल्ड का जो पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड का, पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी, इनकी चीज़ों को समझना, इस नेचर में बनने वाले जो फिनोमेनाज हैं, जो रूल्स हैं, इन रूल्स के बारे में जानना, ये सब कुछ कौन बताता है? इन सब कुछ की जो भी चीज़ें हैं, इन सब की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई एक अलग ब्रांच है जिसका नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंतर्गत इन सभी चीज़ों की पढ़ाई होती है। इन सब को समझा जा सकता है। किसकी पढ़ाई होती है? फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड की पढ़ाई किसके अंतर्गत होगी? फिजिक्स को। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स क्या चीज होती है। फिजिक्स को समझना चाहते हैं, फिजिक्स को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेंगे, जिस चीज का क्या नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स को समझने से पहले एक चीज समझ लेंगे, जिस चीज का क्या नाम है। तो ध्यान से समझना है।
तो हम फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं। हमको पता है कि फिजिक्स एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? तो ये एक शब्द आता है साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि व्हाट इज साइंस, हाउ डू यू डिफाइन साइंस। ये साइंस क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, साइंस का जो जनरल मीनिंग होता है, जो जनरल मीनिंग की अगर बात करें तो सही बात तो ये है कि साइंस का जो जनरल मीनिंग होता है वो मीनिंग है नॉलेज। साइंस का जो मीनिंग होता है, जो सही मतलब है, वो क्या है? नॉलेज। किस प्रकार का नॉलेज? क्या केवल नॉलेज को ही हम साइंस कह देते हैं? नहीं, यहाँ पर थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, नॉलेज कैसी होनी चाहिए, तो आप ये लगा दो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं साइंस। दैट इज साइंस। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो व्हाट इज साइंस, तो साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बस हो गया काम। साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से आपका क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से क्या मतलब है? आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, आपको मैथमेटिक्स सीखना था। आपने क्या काम किया? सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी। काउंटिंग के बाद आपने डिफरेंट प्रकार टाइप्स के जो ऑपरेशंस हुआ करते हैं, जैसे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइजन हो, ये सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद आपने स्क्वायर टेबल सीखी। उसके बाद आपने क्या किया? फ्रैक्शंस सीखी। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, इक्वेशंस सीखी। इक्वेशंस के बाद उससे रिलेटेड अदर चीज़ें सीखी, या हम बोल सकते हैं कि इक्वेशंस के जो एप्लीकेशन होते हैं वो सीखे। तो आपने क्या काम किया है कि आपने चीज़ों को सीखा है। कैसे? आपने शुरुआत कहाँ से की है? काउंटिंग से। काउंटिंग से सीखते हुए आप गए, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए, सीखते चले गए। क्या कभी ऐसे आपने किया है कि आपने इक्वेशन सीखी हो, आपने फ्रैक्शन सीखी हो, फिर बाद में जाकर आपने काउंटिंग सीखी हो? तो ऐसा तो कभी नहीं किया होगा। ऐसा नहीं किया होगा। तो वो जो नॉलेज है वो कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज नहीं है। और इधर आपने काउंटिंग से शुरू की है, फिर आप नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ते गए हो, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए गए हो, एक एक चीज को कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके हुए गए हो। तो इस नॉलेज को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इस नॉलेज को जो आप सिस्टम से चले हो, जैसे काउंटिंग से बढ़े थे और कहां तक गए थे, काउंटिंग से आप बढ़े थे और कहां तक चले गए थे, इसको सिस्टम से लेकर चले हो आप, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इस चीज को बोला जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। तो साइंस क्या है? साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जो साइंस है वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। समझ आई ये बात? तो साइंस अब आपकी है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से एक और यहाँ पर एक शाखा निकलती है जिसको आपको पढ़ने के लिए जाना है। इसी साइंस की ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की अलग अलग हम ब्रांचों में पढ़ते हैं। इसको एक साथ पढ़ना कठिन होता है, तो इसलिए क्या काम कर दिया गया कि अलग अलग ब्रांचें इसकी बना दी गई हैं। इन्हीं ब्रांचों में से एक ब्रांच है जिस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। इसी ब्रांचों में से एक ब्रांच है जिस ब्रांच का नाम है फिजिक्स, जिसको आप लोग भौतिकी भी बोलते हो, जिसका नाम क्या है? फिजिक्स। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। तो देखो, आपको हम बता दें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर।
फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर की स्टडी करना। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स जो है नेचर की स्टडी और नेचर के में जो लॉज बने हुए हैं उन लॉज की स्टडी। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता दें हम आपको, तो फिजिक्स आपको समझना है, कैसे समझ सकते हो फिजिक्स क्या है। जैसे किसी ने पानी डाला, पानी इधर से डाला गया है और पानी इधर से इधर चला गया। हमारे मन में सवाल उठा, ये पानी इधर क्यों गया? या हम चाहते हैं, पानी हमने डाला, हम चाहते हैं कि पानी को इधर जाना चाहिए, लेकिन वो इधर नहीं जाता है। किधर जाता है? इधर जाता है। हम चाहते हैं कि पानी को इधर जाना चाहिए, लेकिन वो इधर जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसे आज जब हमने समझा तो हमने जाना कि नेचर का एक लॉज है। वो क्या है? नेचर में एक फिनोमिना है नेचर का, वो ये है कि पानी हमेशा जिधर स्लोप होगा उधर बह कर जाएगा। ये चीज हमने समझ ली। ऐसा क्यों होता है? हमने गहराई से इस चीज को पढ़ा। गहराई से जब इस चीज को पढ़ा तो हमको पता चला कि ये ऐसा क्यों होता है। दूसरी ओर हमने क्या काम किया? हमने देखा कि सुबह सूरज निकला, पूरे दिन धूप खिली रही, चारों तरफ सभी चीजें हमको स्पष्ट दिखाई देती रही, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ उसके बाद हमने देखा क्या हुआ? उसके बाद चारों तरफ अंधेरा हो गया। जो चीजें हमको दिखाई दे रही थी वो दिखना बंद हो गई। क्यों हुआ ऐसा? अंधेरा हो गया चारों तरफ, लेकिन हमको डर नहीं लगता इस अंधेरे का। क्यों? हमको पता है कि कल सुबह होते ही फिर सूरज निकलेगा, फिर दिन होगा। तो ये क्या है? ये कल होते हुए फिर सूरज निकलेगा। तो ये क्या है? नेचर में रूल है, नेचर का नियम है ये। इसी नियम को हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इनको हमने जाना कि ऐसा क्या होता है कि अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ। हमने डिटेल में पूरी की पूरी पढ़ाई की, इस चीज को समझा, इसके नियम को समझा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? तो ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन बना ली कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। हमने नेचर को सेंस किया, नेचर की पढ़ाई की और इसके नियमों को जाकर पढ़ा। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको समझ में। तो ये चीज थी आपकी फिजिक्स। आपने फिजिक्स को समझ रखा होगा, तो आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल डिटेल में आपको जड़ से पढ़ाकर चलें। किसी बच्चे का कमेंट आ रहा था, बोल रहे थे कि मुझे 11वीं क्लास की फिजिक्स नहीं आती, मैं बहुत कमजोर हूँ। तो आपको बता दें कि हाँ, शुरुआत से आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी। समस्या आपके पास थी लैंग्वेज की, तो जनरली जो हमने राइटिंग लैंग्वेज जो रखी है वो अंग्रेजी ही रहेगी आपकी। इंग्लिश में हम राइटिंग लिखाएंगे, आपको चीज़ों को इंग्लिश में ही बताएंगे। अब समझाते समय हम आपकी जो लैंग्वेज रखेंगे वो लैंग्वेज रहेगी हिंदी मिक्स्ड विद इंग्लिश। तो लैंग्वेज आपकी अंग्रेजी ही रहने वाली है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, आपको यहाँ समझनी होगी। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज मीन what is mean of scientific method? Scientific method. What is mean of scientific method? Scientific method का क्या मतलब है? जो वैज्ञानिक प्रणाली है, वैज्ञानिक विधि है, उसका क्या मतलब है? तो साइंटिफिक मेथड को आप समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक मेथड क्या होती है? जैसे हमने किसी चीज को देखा, जाना, किसी चीज को समझते गए कि किसी फिनोमिने पर हमने ढंग से काम किया, उस फिनोमिनो को समझा। तो जब हम उसे फिनोमिने को समझ लेते हैं, उस नियम को समझ लेते हैं, तो उस नियम को समझने के बाद फिर हम प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं, फिर हम भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं। जैसे हमको पता है, जैसे किसी ने कहा कि ये गाड़ी
यहाँ से चली हुई है, इस स्पीड से जाएगी, इतने घंटे के बाद कहाँ पहुंच जाएगी। तो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, मोशन के जो लॉज ऑफ नियम पढ़ रखे हैं, उन नियमों को हम जानेंगे और नियमों की सहायता से हम पता कर लेंगे कि इस स्पीड से ये गाड़ी जा रही है, इतने समय के बाद इतनी दूरी पर पहुंच जाएगी। तो ये जो हम सोच रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन किस आधार पर कर रहे हैं, प्रेडिक्शन का जो आधार क्या है, इसी आधार को हमने एक शब्द में नाम दे रखा है कि इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। इस चीज को बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड। तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? तो इसका सही जवाब क्या है, लिख लो, साइंटिफिक मेथड scientific method is a systematic attempt to understand natural phenomena. Natural phenomena, and why using this phenomenon, we get prediction. Why using this phenomenon we get prediction. तो scientific method is the systematic attempt to understand, किसको समझने के लिए, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए सिस्टेमेटिक, सुनिश्चित या व्यवस्थित कह सकते हो, तो व्यवस्थित क्रियाकलाप है, इसको समझने के लिए क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए। और बाय यूजिंग दिस फिनोमिना वी गेट प्रेडिक्शन। और इस फिनोमिना को प्राप्त करने के बाद हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो कहां तक होगा। तो ये जो साइंटिफिक मेथड्स होती है, ये किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से चलती है, कब जाकर हम मानेंगे कि ये साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड हम तब जाकर मान सकते हैं, इसको समझना है आपको। तो ये आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो ले लो। क्वेश्चन तो आपको पता होगा, व्हाट इज मीन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आंसर ये रहा इसका। तो इस प्रकार से देखना, ये चीजें आपने समझी हैं। इन चीजों के बाद में आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि साइंटिफिक मेथड कब मानी जाएगी कि ये जो मेथड है साइंटिफिक मेथड है। इसमें कुछ चरण चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चरण है, ध्यान से समझना, उस मेथड को साइंटिफिक मेथड माना जाएगा। साइंटिफिक मेथड का सिस्टम से 6 पॉइंट पर 6 बिंदु होते हैं, 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर डिटेल में जानकारी ग्रेड करनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि चीजों को देखना पड़ता है। जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ नहीं सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी होती है, देखना पड़ता है चीजों को। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है हम कोई फिनोमिनाज को देखेंगे, जैसे हमने देखा कि पानी छोड़ा गया, पानी इधर से इधर गया। क्या रीजन रहा कि पानी इधर से इधर गया, इस चीज को हमने पहले देखा ही तो है, तो हमने ऑब्जर्व किया पहले। फिर क्या काम किया, उसी चीज को ले जाकर हम कहाँ गए, घर पर जाकर हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्या हमने भी पानी छोड़कर देखा कि पानी किधर जाता है, तो हमने देखा कि पानी इधर जाता है। हमने क्या काम किया, उसको ऐसे ढलान ऐसी कर दी, जो स्लोप था वो ऐसे कर दिया, तो देखा कि पानी इधर गया। तो उसके बाद तो हमने दूसरा नियम किया। तो पहले तो हमने ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बाद में आपको क्या करना पड़ता है, तो वो जो हमने घर पर जाकर एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट।
उस चीज को बोला जाता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जब हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद जो चीज हमको करनी पड़ती है वो करना पड़ता है एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिसिस। फिर हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। तो पानी इधर से इधर क्यों गया, तो हमने उस पर फिनोमेना पढ़े, समझे। फिर हमने उस पर कई एक फिनोमेना को लगाया, देखा कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें बल के कारण गया है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में लग रहा है, बल के कारण गया है, वायुदाब के कारण, जिधर वायुदाब जाता होता जाएगा पानी उधर बहता जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना पानी के बहने पर, पानी के बहने की डायरेक्शन पर लागू हो रहे थे। तो इन सभी चीजों को जानना, ये क्या किया हमने, एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस के बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद जो काम हम करते हैं एनालिसिस। और ये एनालिसिस भी दो टाइप्स का होता है। एक एनालिसिस हम आपको बता दें क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव होता है, और दूसरा एनालिसिस हम आपको बता दें क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। इसका मतलब क्या है क्वालिटेटिव, इसका मतलब है गुणात्मक विश्लेषण। एनालिसिस को हम विश्लेषण बोलते हैं, एनालिसिस को हम विश्लेषण बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण बोला जाता है। और क्वांटिटेटिव को बोला जाता है मात्रात्मक, मात्रात्मक विश्लेषण। तो हमने इसका विश्लेषण किया दो प्रकार से, गुणात्मक ढंग से किया, गुणों के आधार पर, अर्थात जो फिनोमेना बना पानी के बहने की डायरेक्शन, उसमें कौन कौन से नियम, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जैसी हैं जो काम कर रही हैं, जैसे ग्रेविटेशन काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, वायुदाब काम कर रहा है, ऐसी बहुत सारी पदार्थ की जो नेचर है खुद की वो काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो चीजें इस पर काम कर रही हैं। तो इन सब चीजों से अगर हमने विश्लेषण किया तो इसको क्या बोल दिया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अर्थात ये गुणात्मक, जिसमें गुणों पर चर्चा की जाती है, गुणात्मक विश्लेषण है। दूसरा जो हमने किया है वो किस प्रकार से किया है, हमने किया है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक विश्लेषण। कैसे क्वांटिटेटिव, जैसे हमने स्लोब इतना रखा है, यहाँ से पानी देखा, यहाँ से यहाँ तक पानी आया, हमने पहचान लिया कि कितनी देर में ये पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया। हमको पता चला कि पानी को यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगे। हमने क्या काम किया, स्लोब ऐसा कर दिया। फिर पानी देखा यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आ गया, तो हमने देखा 5 सेकंड लग गए। तो यहाँ स्लोप कितना था, यहाँ स्लोप कितना था, तो स्लोप का हमने क्या निकाल लिया, एंगल। हमने देखा कि यहाँ एंगल 30 डिग्री था, यहाँ एंगल 60 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री एंगल बढ़ा दिया, तो स्लोप भी उतना ही, पहले 30 था, 30 से 60, पानी के बहने की जो डायरेक्शन है लगातार बढ़ती चली जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, पानी के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की क्वांटिटी, किस मात्रा में पानी जा रहा है, ढलान पर कैसे डिपेंड करता है, ये जो स्लोप बना हुआ है उस पर पानी कैसे डिपेंड करता है। तो ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं ये मात्रात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, अर्थात कितना पानी जा रहा है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये क्वांटिटेटिव विश्लेषण हो गया। तो एनालिसिस दो प्रकार का होता है। एनालिसिस जब हम कर लेते हैं उसके बाद क्या काम करते हैं, विश्लेषण के बाद हम क्या काम करते हैं, जैसे हमने फोर्स की कर ली, फोर्स के बारे में जान लिया, फिर हमको क्या काम करना है, उसी चीज को, उसी क्वांटिटेटिव विश्लेषण को हमको पहचानने के लिए हम उसको मैथमेटिकल ढंग से सोचना शुरू करते हैं, मैथमेटिक के तौर पर बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाना शुरू करते हैं, तो हमने जैसे फोर्स को मापा, फोर्स जाना कि इतना फोर्स लगेगा तो इतनी दूर बढ़ जाएगी, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक फॉर्मूला ही बना लिया, F बराबर m/a। इसी प्रकार हमें एनर्जी को देखना है, एनर्जी के लिए हमने बना लिया K बराबर 1/2 mv²। तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला रहा। तो इस प्रकार से हमको ऊर्जा का मापन करना है, ये बल अगर देखना है कितना बल है,
तो इन चीजों से हम निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया कि ये हमने सूत्र बना दिया। तो सूत्र को बनाना एक शब्द में कहा जाता है मैथमेटिकल। हम कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें यूज हो रही हैं, जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, उन प्रॉपर्टीज को सूत्र के आधार पर डिफाइन करना, ये क्या कहलाता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इसको कहा जाता है कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड में कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी पड़ती है? ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है चरण में, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, किस ढंग पर किया जाता है, गुणात्मक ढंग पर और मात्रात्मक ढंग पर। उसके बाद क्या होती है, उन चीजों को जब हम समझ लेते हैं तो उनकी क्या बना लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग बना लेते हैं। और मैथमेटिकल मॉडलिंग जब बना लेते हैं तो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। ये 3, ये था 4 और ये 5। उसके बाद हम प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। प्रेडिक्शन कैसे शुरू करते हैं तो हम वहां जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने नियम बनाया कि यहाँ पर हमने किसी वस्तु को लिया और ऐसे उठा दिया, हमने देखा इसके पास कितनी एनर्जी है, mgh। यही वस्तु जब चल रही थी कितनी ऊर्जा थी इसके पास, 1/2 mv²। वो ऊर्जा और ये ऊर्जा क्या दोनों एक ही जैसी हैं या नहीं है? तो इन चीजों पर क्या चलता है, इन चीजों पर चर्चा चलती है। इस चीज को जैसे छोड़ते हैं, इसके पास यहाँ से यहाँ तक जितनी ऊर्जा जाती है, वो ऊर्जा के बाद वो ऊर्जा जब तक रहेगी उससे पता चल जाता कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जा पाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हमने जमीन पर इतनी ऊर्जा पहले दी थी तब ये इतनी ही दूर गई थी। तो इस प्रकार से इन नियमों को संकलित करके, नियमों को समझकर हम प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, अर्थात भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद जब सब काम कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या ये नियम सही है या नहीं है। अगर ये नियम हमारे नेचर पर लागू हो रहे हैं, अगर इनका परिणाम सही आ रहा है तो वो ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरीफाइंग। उसके बाद हम वेरीफाइंग करना शुरू करते थे, इनको चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइंग और फाल्सीफाइंग, अर्थात ये सही है या गलत है, इस आधार पर इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये है हमारे चारों तरफ की दुनिया, जिसको हमने एक शब्द में क्या कर दिया कि फिजिकल वर्ल्ड है। इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही। अगर हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो कल आपको इससे आगे की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कल हम आपको चर्चा करेंगे बहुत गहनता से मेजरमेंट पर। मेजरमेंट कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मेजरमेंट रहने वाला है, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। इसको हमने इन्हीं चीजों के बारे में जानना था जो पढ़ लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे कोई सवाल आने वाला नहीं है, कोई सवाल आने वाला नहीं है, लेकिन समझना इसको जरूरी था, इसलिए समझा दिया। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल आपकी मेजरमेंट, एक एक टॉपिक को पढ़ते चाहिए, बड़ा गहनता से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़्यादा किया करें। धन्यवाद।